नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज का जो विषय होना है उत्तराखंड का इतिहास है और वहां हमने बात करनी है गढ़वाल के पवार वंश के बारे में। तो जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को चंद्रवंश के बारे में सारी जानकारी दे दी, उससे पहले कत्यूरों के बारे में, उससे पहले पौरवों के बारे में, फिर कुड़िंदों के बारे में जानकारी दे दी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड कहाँ है बच्चों। यदि मैं यहाँ पर दो प्रकार के नक्शे बनाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा भारत, पहले बनाते हैं भारत का नक्शा, ठीक है। तो ये कुछ है हमारा भारत, इस तरीके का आपने कहीं भारत देखा है, ऑब्वियस है आपने देखा होगा, है ना। तो उसके बाद आप भारत की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका बना भारत। भारत में बच्चों 28 राज्य, आप सभी को यह भी पता है, और 8 संघ शासित प्रदेश, ठीक है। उन्हीं में से एक हमारा प्यारा सा राज्य आता है जिसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा क्या, उत्तराखंड। तो इसी उत्तराखंड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो बच्चों नक्शा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा कभी तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, उत्तराखंड का नक्शा आता है बच्चों। इसके यदि मैं बात करता हूं पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पर आता है बच्चों नेपाल आता है। तो यहाँ पर है हमारा नेपाल, काली नदी इसको दो भागों में विभाजित करिए, यहाँ पर आ गया नेपाल, ठीक आ गया। ऊपर आ गया हमारा तिब्बत। बच्चों बताने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे बिंदु आपके अभी क्षेत्रों से आने वाले, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और उसी के बाद पश्चिम दिशा में यदि मैं बताता हूं तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, नीचे की ओर है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश इसको क्या करता है, घेरता है। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, यहाँ पर आता है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसको दो यदि मैं मंडलों में विभाजित करता हूं वर्तमान समय में, तो हमारा जो पूर्व दिशा में है ये है हमारा कुमाऊं। कौन सा है हमारा, कुमाऊं। ये आप जानते होंगे, हमारा मानस खंड नाम से जिसको जाना जाता है वैदिक इतिहास में। और ये आया बच्चों गढ़वाल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो गढ़वाल को गढ़वाल क्यों कहते हैं, गढ़वाल के पीछे का इतिहास क्या है, किस वजह से गढ़वाल की हमारी उत्पत्ति होती है, गढ़वाल को गढ़वाल क्यों कहा गया, ठीक है। तो इस जानकारी को लेने के लिए इसके अंतर्गत वर्तमान में हमारे 7 जिले हैं, कुमाऊं में हमारे 6 जिले हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो तो हमारे नैनीताल जिले में है, बाकी गढ़वाल का हमारा कोटद्वार में है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से हम जब इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं तो कुमाऊं में जो राज करने वाली जो राज सत्ता थी वो कौन सी थी बच्चों, तो चंद्रराजवंश था, जिसके बारे में हमने सारी डिटेल ले ली थी। यहाँ का जो राजवंश था पुराना कौन सा था, तो चंद राजवंश, जो कि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आज बात करने वाले हैं गढ़वाल की। तो गढ़वाल में रहा था बच्चों पंवार राजवंश, ठीक है ना। कत्यूरियों के बाद उत्तराखंड में जो पश्चिमी दिशा है, पश्चिमी जो हमारा उत्तराखंड है, वहां पर हमारा राज करने वाली जो सत्ता थी वो कौन सी थी, तो पंवार राजवंश थी। अब पंवार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड का जो गढ़वाल है, गढ़वाल का नाम कैसे आया। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊं तो कत्यूर राजवंश, कत्यूर आपने पढ़ा होगा, कत्यूरी राजवंश हमारे उत्तराखंड के शासनकाल में चला था। तो कत्यूर राजवंश का जो अवसान, अवसान की मतलब क्या होता है, समाप्ति, ठीक है। कत्यूर राजवंश की समाप्ति के बाद उत्तराखंड के अनेक छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित हो गया था, और इन गढ़ों की जो कुल संख्या थी, ठीक है, गढ़ों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों, 52। कितनी थी, 52 थी। तो उन क्या बोल रहे हैं, गढ़ों में विभाजित हो गया था, अलग अलग छोटे छोटे हमारे गढ़ बन चुके थे, और जिनका जो शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था वो कौन सा था बच्चों, हमारा चांदपुर गढ़। कौन सा था हमारा, चांदपुर गढ़, जो कि ये चांदपुर गढ़ कहाँ है हमारा, चमोली में, आदि बद्री के समीप, ठीक है ना। और आटागाड़ नदी के तट पर, ठीक है ना। आटागाड़ कहाँ उद्गम कहाँ से होता है, हमारी दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना, तो यहाँ पर हमारी है नंदा देवी, यहाँ पर आता है हमारा चमोली, यहाँ पर आता है हमारा पिथौरागढ़, यहाँ पर आता है हमारा बागेश्वर, तो चमोली का, और यहाँ पर से आता है हमारा अल्मोड़ा, और यहाँ पर से आता है पौड़ी। तो पौड़ी, चमोली और जो हमारा पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, इन तीन जो जिलों के बीच में का स्थल है, ट्राई जंक्शन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन सा, चमोली, यहाँ नीचे है हमारा अल्मोड़ा, और यहाँ आता है हमारा पौड़ी। तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर ही हमारा एक स्थल है जिसका नाम क्या है, दूधातोली श्रृंखला। क्या है, दूधातोली श्रृंखला। अब इस दूधातोली श्रृंखला से क्या होता है, 5 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। 5 नदी का उद्गम होता है। पहला कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा,
दूसरी है आटागाड़, तीसरी है पूर्वी नयार, चौथी है पश्चिमी नयार और पांचवी आती है बच्चों विनो। तो इन्हीं 5 नदियों में से हमारी एक नदी है आटागाड़, और उसी आटागाड़ नदी के समीप पर ही हमारा क्या बसा हुआ है, चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ में क्या था हमारा, इन जो कत्यूर राजवंशों की जो शक्तिशाली उसके बाद हमारा जो गढ़ था वो कौन सा था, चांदपुर गढ़ था। तो चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का जो विवाह है किसके साथ करवाया, हमारे कनकपाल के साथ करवा दिया। अब कनकपाल कहां से संबंध रखते थे, तो कनकपाल थे हमारे गुजरात के नरेश, ठीक है ना। तो इनका संबंध कहां से था, गुजरात से था। तो गुजरात से ये थे, और गुजरात से ये थे तो जब ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं तो बद्रीनाथ की यात्रा पर आने के कारण जो हमारे भानु प्रताप थे अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ करवा देते हैं और इन्हें चांदपुरगढ़ दे देते हैं। तो चांदपुरगढ़ में ही कनकपाल के द्वारा क्या होती है बच्चों, हमारे पंवार राजवंश की स्थापना होती है। इसका प्रमाण हमें कहां मिलता है, हरिकृष्ण रतूड़ी की जो इनकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। हमारे उत्तराखंड की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं बच्चों, यदि आपको कुमाऊं का इतिहास पढ़ना है तो बद्रीदत्त पांडे, यदि गढ़वाल का इतिहास पढ़ना है तो हरिकृष्ण रतूड़ी, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो पुस्तक है हमारे पास कौन सी, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी की, तो उसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक शासक आए थे यहां पर कनकपाल, और यहां पर बच्चों गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें सूंड का दाईं ओर होना क्या देता है, हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की प्रमाणिकता देता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे गढ़वाल में भी कुछ क्षेत्रों में वही पद्धति अभी भी अपनाई जाती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो कनकपाल क्या था बच्चों, पंवार वंश का संस्थापक था, ठीक है। गढ़वाल में लिख सकते हैं आप, गढ़वाल में पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक तो कनकपाल, क्या था, कनकपाल था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला बिंदु हमसे क्या कह रहा है कि इसमें जो हमारा शासक आता है अजयपाल हमारा 37वां शासक आता है। तो क्या होता है, इसने अपनी यहां पर क्या कर दी, स्थापना कर दी है, किसने, कनकपाल ने पंवार राजवंश की स्थापना कर दी है। तो इसके बाद बच्चों ये जब कत्यूर राजवंश के अंदर था तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगेगा, ठीक है। तो विस्तार करते करते अपने राज्य को विस्तार करेगा, चलाएगा उसको, अपने शासनकाल को दिखाएगा, और उसमें फिर क्या आता है बच्चों, एक इसका 37वां राजा आता है। तो सारे के सारे गढ़ों में टूट चुका था उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है, जो हमारे 52 जो गढ़ थे उन 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था। तो फिर उसके बाद एक शासक आता है बच्चों यहाँ जिसका नाम था हमारा अजयपाल। कौन शासक था, अजयपाल था। अजयपाल क्या करता है बच्चों, अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया, ठीक है ना, देवलगढ़। अच्छा बच्चों इसके ऊपर भी एक कहानी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा रीजन है ये इस तरीके से हमारा उत्तराखंड बना अभी, ठीक है। यहां पर मैंने कहा चमोली में एक क्षेत्र है चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़। अब ये था चंदवंश यहां पर था। अभी चंदवंश क्या कर सकता है बच्चों, इस पर अटैक करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कीर्ति चंद ने सबसे पहले अटैक कर दिया था हमारे अजयपाल पर। अब अटैक कर दिया तो इनको तो अपनी राजधानी बचानी पड़ेगी ना, क्योंकि राजधानी पर तो सारा का सारा राजतंत्र का जितना भी राजकाज का सामान है वो वहां पर रहता है और खजाना भी रहता है। तो पड़ोसी जो राज्य है वो क्या कर सकता था, यहाँ पर अटैक कर सकता था। तो इसने क्या सोचा कि अपनी राजधानी को यहाँ से दूर किया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, 1512 में 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी को यहाँ पर पौड़ी जिला है बच्चों, हमारा पौड़ी जिले में यहाँ पर है हमारा देवलगढ़। क्या नाम है, देवलगढ़, ठीक है। यहां लेके आ गया, क्यों नहीं चल रहा है, देवलगढ़। तो देवलगढ़ में अपनी राजधानी कब लेके आ गए, 1512 ईस्वी में, ठीक है। फिर ये क्या करता है, अपनी राजधानी को यहां पर लेके आता है और यहां एक राजमहल का निर्माण करता है। उसी के साथ अपनी एक जो राजमाता थी राज राजेश्वरी उनका निर्माण करता है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो देवलगढ़ में क्या होता है, अजयपाल एक तो महल का निर्माण करता है, दूसरा क्या करता है, अपनी जो कुल देवी है राज राजेश्वरी देवी उनके मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है। जो इन्होंने महल बनाया था ये हमारा 1803 का जो भूकंप आता है ना, जिसकी वजह से जो गढ़वाल क्षेत्र है वो हमारा गोरखाओं के बीच चला गया था, तो उसमें क्या होता है, हमारा महल ये टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है, पर राज राजेश्वरी मंदिर का जो देवी का मंदिर है वो अभी भी स्वस्थ था वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी इसको सही नहीं लगी, तो इसने अपनी राजधानी को फिर यहाँ से शिफ्ट किया, फिर ये लेके आता है बच्चों श्रीनगर में,
ठीक है ना। फिर इसके बाद ये अपनी राजधानी को थोड़ा सा फिर आगे शिफ्ट करता है और 1517 ईस्वी में, कब, 1517 ईस्वी में राजधानी को कहां लेके जाता है ये, श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला मत समझना आप, ठीक है ना। श्रीनगर एक हमारा कहां पर है, पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में क्या है हमारा, श्रीनगर है। तो वहां पर इस तरीके से अपनी राजधानी को ये बना के रखते हैं, कहां पर, श्रीनगर में, जो कि अंत समय तक हमारे जब तक गोरखा नहीं आ जाते तो उनकी राजधानी वही रहती है। ठीक है, अब अगला हम फिर से दोबारा अपने पॉइंट पर आ जाते हैं वापस। कहां है अजयपाल, तो हमने क्या कहा कि अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर दी। कब की थी इसने, 1517 ईस्वी में। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। गढ़वाल के सभी 52 गढ़ इसने विजित कर दिए। गढ़वाल के कितने गढ़ थे, कहा मैंने, 52 गढ़ थे, इसने सभी को विजित कर दिया। अंतिम रूप से इसका एक जो सबसे शक्तिशाली था ना 52 गढ़ों में से, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली, इसके साथ अन्य अंतिम गढ़, 52 गढ़ों में अंतिम गढ़, उसका नाम क्या है, उप्पूगढ़। उप्पूगढ़, तो उप्पूगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था कप्पू चौहान, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। उत्तराखंड का महाराणा प्रताप उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगर अधीनता स्वीकार कर लेते तो फिर क्या होता कि हमारे जो अजयपाल थे वो झुकते नहीं इन्हें, क्योंकि इनका नाम भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, गढ़वाल का हमारा अशोक कहा जाता है। जिस तरीके से अशोक ने, हाँ ये देखिए, गढ़वाल का अशोक, अशोक ने पूरी मारकाट के साथ अपने पूरे क्षेत्र को विस्तार कर दिया था ना, उसी तरीके से गढ़वाल भी यहाँ कर, गढ़वाल पर भी हमारे अजयपाल इसी तरीके का शासन कर रहे थे। तो उप्पूगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था कप्पू चौहान। यहाँ के राजा कौन थे, कहा मैंने, कप्पू चौहान। और कप्पू चौहान ने अपनी अजयपाल की स्वाधीनता, अजयपाल की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की। अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जिस वजह से जब सूर्य जो अजयपाल है, अजयपाल ने इसके गर्दन मुंह में रेत डलवाया और घुटनों पर रखकर इनसे कहा कि सैनिकों इनकी गर्दन काटो और इनकी गर्दन मेरे चरणों में आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्वतः तो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो कप्पू चौहान ने जब गर्दन पर इनके तलवार से मारा गया तो गर्दन इन्होंने पीछे की ओर झटक दी। जिस वजह से क्या होता है कि अजयपाल को यहाँ पर घुटने टेकने पड़े और अजयपाल ने कहा, वीर तुम जीते हम हारे। ठीक है ना, जीत कर भी हार गया कौन, अजयपाल। तो ये हमारा किसकी वजह से कहा जाता है, हमारे कप्पू चौहान की वजह से कहा जाता है। तो गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उनमें से एक की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो मैंने आपको सुना दी। अगला क्या कह रहा है, यह नाथ संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था, जिसका उल्लेख हमारे सांवरी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है ना, सांवरी ग्रंथ में किसके बारे में मिलता है, और इसका नाम बच्चों वहां पर आता है क्या, आदिनाथ। तो आदिनाथ किसका नाम है, हमारे अजयपाल का। ठीक है ना, और गढ़वाल का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, अशोक भी इसे कहा जाता है, साम्राज्य विस्तार के कारण। अगला, अनाज माप के लिए इसने पाथा नाम की हमारी क्या की थी, प्रणाली चलाई थी। तो दो प्रकार के पाथा होते थे, एक तो हमारा होता था ध्यूल पाथा, ठीक है ना, तो ये ध्यूल जो पाथा है, और हमारा जो पाथा प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी इसने। ठीक है ना, तो ध्यूल प्रणाली किसने शुरू की थी, पाथा प्रणाली हमारे अजयपाल ने। इसके बाद अगला आता है हमारा कौन शासक आता है, कल्याण शाह आता है। कल्याण शाह बच्चों एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह लगाया, नाम के आगे शाह लगाया, दिख रहा होगा आपको कल्याण शाह, पर इसके वंशजों ने इसे फॉलो नहीं किया। ठीक है ना, लगाया परंतु वंशजों ने आगे नहीं बढ़ाया। ये समझ में आया, तो वंशजों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, किसने, कल्याण शाह के नाम को शाह। फिर उसके बाद आता है विजयपाल, देखिए दोबारा से इसने अपना नाम क्या रख दिया, विजयपाल रख दिया। इसके बाद आता है बच्चों हमारा एक सहजपाल, जो कि अकबर के समकालीन था। ठीक है ना, इसका वर्णन हमें पांडुकेश्वर मंदिर के जो घंटी है वहां से इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि अकबर ने जो पांडुकेश्वर मंदिर, ये हमारा कहाँ है, चमोली में। ठीक है ना, तो चमोली में उस मंदिर में अकबर ने कहा था कि हमारे द्वारा मंदिर में एक घंटी भेंट की जाए। तो ये जो पांडुकेश्वर मंदिर है वहां पर अकबर के समकालीन होने का जो सहजपाल का जो हमारा प्रमाण है वो हमें प्राप्त होता है। फिर इसके बाद बच्चों अगली कहानी आती है हमारे पास, अगला शासक आता है जिसका नाम है हमारे पास बलभद्र शाह। बलभद्र शाह एक बड़ा ही खतरनाक राजा था। इसने क्या कर दिया बच्चों, पहली बात तो अपने नाम के आगे, पवार नाम के आगे क्या लगा दिया, शाह की उपाधि लगा दी। इसने कौन से नाम की उपाधि लगा दी, शाह की उपाधि लगा दी, पहला बात। और उसके बाद क्या होती है, 1518 में इसके द्वारा ग्वालदम का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम कहाँ है बच्चों, बागेश्वर में।
ठीक है ना। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो रुद्रचंद वर्सेस हमारा बलभद्र शाह। जब मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाया था तो उसमें मैंने रुद्रचंद के जो सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, उनके बारे में बताया था, पुरुष पंत। तो इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो फिर इसका बदला, इसकी सहायता उस टाइम पे कौन करता है, एक हमारा जो खस राजा था सुखालदेव, वो मदद करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1518 में हमारा ग्वालदम का युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। अगला शासक आता है बच्चों हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो है हमारा कौन, मानसा। कौन है, मानसा। इसके द्वारा, इसके जो सेनापति थे बच्चों, माधो सिंह भंडारी, वीर भड़ माधो सिंह भंडारी इनका नाम है, ठीक है ना। इनके जो पिता थे कालो सिंह भंडारी, ये इनके शासनकाल में चलते थे, मानसा के शासनकाल में, ठीक है ना। तो इनके शासन में थे, इनको प्राप्त की गई थी एक स्वर्ण बाण की उपाधि प्रदान की गई थी और एक स्वर्णिम विजेता की उपाधि प्रदान की थी। इनका जो सैन्य जो व्यवस्था थी उसको रखने के कारण, या इनके द्वारा जो अपना राजकाज में जो राजा की सहायता है, उस कारण से इन्हें किसकी उपाधि प्रदान की गई थी, स्वर्ण बाण की। ये कई बार उत्तराखंड की यूकेएसएससी ने कई बार पूछ दिया है कि स्वर्ण बाण की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो स्वर्ण बाण की उपाधि प्रदान की गई थी हमारे कालो भंडारी को। और उसी के बाद क्या होता है, ये किसके पिता थे, तो माधो सिंह भंडारी के पिता थे, कौन, कालो भंडारी। इसके बाद क्या है, इन्हीं के काल में श्री भरत कवि, श्री भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की थी। अगला बात महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए पॉइंट बन गया है कि भरत कवि ने किसकी रचना की, मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य की रचनाकार कौन है और मानवोदय काव्य किसकी रचना है, दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। अगला बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसके द्वारा तिब्बत के राजा पर विजित किया गया। तिब्बत के राजा उस समय कौन थे बच्चों, काकुआमोर, उनका नाम था काकुआमोर, ठीक है ना। तिब्बत के राजा कौन, तिब्बत के राजा जिनका नाम क्या था, काकुआमोर। तो काकुआमोर को इन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और उनसे क्या कहा था, शर्त पर सवासेर सोना देना है और चौसिंग्या मेड़ा, मेड़ा का मतलब होता है भेड़, क्या है, भेड़, कर के रूप में, एज टैक्स, ये टैक्स दिया, तय किया था। और इन्हीं के शासनकाल में जो चंद राजा लक्ष्मी चंद है, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, 8 बार आक्रमण किया जाता है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लकुली बिराली। अंत समय में इनको बार बार भगाया गया। तो लक्ष्मी चंद का आक्रमण किसके दरबार में होता है, तो हमारे मानसा के शासनकाल में होता है। और अगला आज का शासक आता है हमारा कौन सा, श्यामशाह, ठीक है ना। तो श्यामशाह कौन थे, जहांगीरनामा में इनका वर्णन मिलता है, जिनमें इनको क्या कहा जाता है, जमींदार श्यामशाह के रूप में वर्णन मिलता है। और 1624 में बच्चों इनके दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली एंटोनियो डी एंड्राडे, ये श्रीनगर में पहुंचा था, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण अगला आपके लिए। और इनके द्वारा क्या किया गया था, शामशाही बागान का निर्माण किया था। और इन्हीं के जो शासनकाल है उसमें गुरु शंकर देव के द्वारा वास्तु शिरोमणि की रचना की गई थी, ठीक है। वास्तु शिरोमणि एक ग्रंथ है, तो वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की थी, गुरु शंकर देव ने। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी, वो आपके लिए प्रश्न बनता है। तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कहां पर बन गए हैं, आज के इस टॉपिक में, यहां पर अभी अभी बन गए हैं, ठीक है ना। अगला हमारा शासक आया कौन, महीपति शाह। अब महीपति शाह राजा क्या होते हैं, अपने जो मानसा की तरह इन्होंने भी फिर दोबारा से किस पर आक्रमण किया, तिब्बत के राजा पर आक्रमण किया। अब जैसे कि आपको मैंने उत्तराखंड का जो नक्शा बताया बच्चों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर की ओर मैंने कहा था आपसे तिब्बत है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया ना, ऊपर की ओर तिब्बत है। तो तिब्बत क्या करता था, उत्तराखंड पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा, कभी ये यहाँ आएंगे तो कभी ये इनकी बाउंड्री शेयर करेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान वर्तमान में आप देख रहे हैं, कोई एक दूसरे की सीमा के लिए बार बार युद्ध होते रहते हैं। तो वही क्या हो रहा था, उस समय भी चलता था, तिब्बत में भी शासन चलता था। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, हमारे जो महीपति शाह हैं दोबारा से आक्रमण करते हैं, क्योंकि बार बार तिब्बत क्या करना चाह रहा था, अपना जो मानसा के द्वारा वहां पर टैक्स देना जो था उसको दूर करना चाह रहा था। तो उसने फिर उसके बाद क्या किया, दापा को अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इनका जो सेनापति था, इसने दापा के जो उनका सेनापति था वो माधो सिंह भंडारी था, ठीक है ना। मानसा का सेनापति कौन था, तो हमारा मानसा का सेनापति था हमारा कालो भंडारी, और महीपति शाह का जो सेनापति है वो हमारे कौन थे, कालो भंडारी, ठीक है ना। माधो सिंह भंडारी, क्षमा कीजिएगा। तो माधो सिंह भंडारी हमारे किसके सेनापति थे, हमारे महीपति शाह के। तो तिब्बत पर इनके द्वारा दापा में अधिग्रहण किया गया था। इनके सेनापति देखिए माधो सिंह भंडारी ने क्या किया था, दापा प्रांत में चबूतरों का निर्माण किया था, ठीक है ना। और तिब्बत अभियान के दौरान महीपति शाह के द्वारा रोटी सूची प्रथा,
बहुत महत्वपूर्ण है। रोटी सूची प्रथा का क्या किया था, प्रारंभ किया गया था कि सैनिकों के द्वारा निम्न वर्ग का जो सैनिक है या उच्च वर्ग का जो सैनिक है इनके बीच में मतभेद न हो, तो इन्होंने जो खाना बनाने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे उनके लिए समानता की रख दी कि रोटी वगैरह खाना वगैरह कोई भी हमारा बना सकता है, क्योंकि अब रास्ते में सैनिक का हमला हो सकता है, खाना जरूरी है, वहां पर कोई जाति धर्म ये नहीं देखा जाएगा। तो महीपति शाह के द्वारा क्या होता है, रोटी सूची प्रथा को प्रारंभ किया गया। इनके द्वारा इनसे एक गलत हो जाता है कि नागा साधुओं की हत्या हो जाती है इनसे, ठीक है ना। नागा साधु को आप जानते होंगे कि जो निर्वस्त्र होते हैं और वो दुनिया के जो जितने भी पाखंड होते हैं उनके स्वरूप में, कि जिन जो भी उनके स्वरूप नहीं होते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। तो नागा साधु निर्वस्त्र घूम रहे होते हैं, तो इनके द्वारा कुंभ मेले में उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर जाके महीपति शाह को आभास होता है कि मैंने एक शिव भक्त को या भक्तों को मार दिया गया है। तो फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, प्रायश्चित करने के लिए अपने राजगुरु से पूछते हैं। तो राजगुरु उन्हें ऑप्शन देते हैं, या तो आप क्या कीजिए, गर्म जो स्वर्ण है उसको पी लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, गर्म गलता हुआ हमारा सीसा कांच पी लीजिए, या तीसरा किसी युद्ध में वीरगति प्राप्त कीजिए। तो इसके बाद इन्होंने जब नागा साधु को मारा तो इन्होंने प्रायश्चित कैसे किया, इसके द्वारा प्रायश्चित करने के लिए क्या हुआ था, युद्ध में वीरगति प्राप्त करने का इन्होंने निर्णय लिया। और उसी में जो हमारे बनवारी दास पुरोहित है इनको अपने साथ लेकर कुमाऊं के जो शासक थे, कौन, त्रिमल चंद थे। तो त्रिमल चंद के साथ इनका युद्ध होता है और वहीं ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो पंवार वंश का जो शासक है उसके बाद आता है पृथ्वीपति शाह। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहे महीपति शाह तक है, जो हमारी पहली वीडियो है गढ़वाल के पंवार राजवंश की, ठीक है ना। तो इसके बाद आप यहाँ तक का अपना सिलेबस पूरा कवर कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद हमारे कुछ एमसीक्यूज आएंगे लास्ट में, उसके लिए आज से तैयार होना है, ठीक है ना। तो हमारा आज का जो अंतिम पॉइंट है महीपति शाह पर ही रोक देते हैं। बाकी इसके बाद कल का जो हमारा विषय आएगा पृथ्वीपति शाह, जहां पर आप राजमाता कर्णावती के बारे में सुनेंगे, नागकटी रानी के बारे में सुनेंगे, ठीक है ना। और जिस तरीके से अटैक होते हैं हमारे उत्तराखंड में, इन्वेजन होता है किसका, मुगलों का, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और यहीं से हमारा जो उत्तराखंड का मुख्य कलाकार है उनके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा समर्थन करने के लिए हमारी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।